हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 4th के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ये है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा आपको ये थ्योरम आपको ध्यान में रखनी थी कि अगर वो दोनों त्रिभुज समरूप दे रखें तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि एरिया 1/एरिया 2 जो है, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि √5/√7। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 5/7 यानी कि 5:7 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको दे रखा है b cos थीटा बराबर a है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसको क्या लिख सकते थे, cos थीटा बराबर क्या आ जाता, cos थीटा बराबर a/b आ जाता। यहां से अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते तो ये आपके पास क्या आता है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो मान लीजिए थीटा है। तो इस थीटा एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये कोस थीटा दे रखा है, यानी कि आधार यहाँ पर कितना दे रखा है, ए दे रखा है, और यहाँ पर कर्ण आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि कर्ण यहाँ पर बी दे रखा है। तो लंब कितना हो जाएगा, यानी कि अंडर के अंदर ए, ये आपके पास b² माइनस a² हो जाएगा, b² माइनस a²। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है आपके पास कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब, यानी कि यहाँ से कर्ण b है और बटे में लंब जो है √b² माइनस a² आ जाता। और ये प्लस के अंदर कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि यहाँ पर आधार कितना a है और बटे में लंब √b² माइनस a²। ऊपर से यहाँ पर देखें नीचे जो है यहाँ पर √a² यहाँ पर √b² माइनस a², √b² माइनस a² क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। ऊपर b प्लस का a आ जाता, और यहाँ पर नीचे a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते तो ये b प्लस का a ऊपर है, और बटे में जो है आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे, देखिए b² माइनस a² दे रखा, तो ये b माइनस a करते एक बार तो, और एक बार क्या करते b प्लस का a करते, और इन दोनों के ऊपर जो है वर्गमूल आता। इस वर्गमूल को मैं दोनों साइड अलग अलग करके लिख सकता हूँ, यानी कि इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा सकता हूँ और यहाँ पर इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा सकता हूँ। अब देखिए b प्लस a ऊपर भी है, यहाँ पर b प्लस a की पावर कितनी है, 1 है, और अंडर का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है, यानी कि ये इससे कटेगा, यानी कि यहाँ पर पावर 1/2 बच जाएगी b प्लस a की, यानी कि यहाँ पर ये अंडर b प्लस a बराबर कट जाएगा, यानी कि यहाँ से ऊपर क्या आया, अंडर के अंदर b प्लस का a आया, और बटे में क्या आया, b माइनस का a, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, दो व्यक्ति P और Q एक साथ किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। P Q से 3 गुना कुशल है, तो Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि P दे रखा है वो आपको Q से 3 गुना कुशल है, यानी कि यहाँ पर ये जो Q है इससे 3 गुना कुशल है। तो यहाँ से P और Q की क्षमताओं का रेशियो कैलकुलेट करते हो तो ये 3:1 आता, यानी कि P की क्षमता 3 है तो Q की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। तो आप यहाँ पर टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते, ये आपके पास क्या आता, P प्लस का Q, यानी कि ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते थे, 36 दिन में। तो इनटू में 36 आ जाता। P की क्षमता 3 यूनिट है और Q की क्षमता 1 यूनिट है, 3 + 1 4, 4 इंटू में 36 करते 144 आपके पास ये टोटल वर्क आ जाता। यानी कि यहाँ से पूछा गया था कि Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो Q 144 यूनिट का काम करेगा, और इसकी क्षमता कितनी थी, 1 यूनिट थी, यानी कि 1 से इसको डिवाइड कर देते, यानी कि 144 दिन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, इनका आपको लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम कैलकुलेट करके बताना था। तो इनका एलसीएम कैलकुलेट करते तो आपको ध्यान में रखना था कि ऊपर अंश का यानी कि न्यूमिनेटर का आप क्या करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एलसीएम पूछा गया तो ऊपर का आप एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, बस इतना ध्यान में रखना। बाकी नीचे बचा उसका एचसीएफ कैलकुलेट करते। अब एचसीएफ पूछता तो ऊपर एचसीएफ कैलकुलेट करते, और एलसीएम पूछा तो ऊपर एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका यहाँ पर तो ये 3 5 7 जो है इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 5 और 7 का तो 35 हो जाएगा, 35 इंटू में 3 यानी कि 105। यहाँ पर ऊपर एलसीएम आ रहा है इन सभी का, और यहाँ पर नीचे एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं 2 16 8 का, तो यहाँ पर एचसीएफ जो है इनका 2 आ जाता। 2 का इसमें भाग लगाते 52,
और यानी कि 52 बार, और ये आपके पास एक शेषफल बचता बटे 2, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको ये 12 दे रखी थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² जो है इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई थी। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करके लिखते तो ये x माइनस 1/x और इनटू में क्या लिख सकते थे, x प्लस 1/x। अब यहाँ से आप देखते x माइनस 1/x कितना हो जाता, x माइनस 1/x स्क्वायर हटाते तो ये बराबर वर्गमूल हो जाता, यानी कि √12 हो जाता। तो इसकी वैल्यू तो आपके पास √12 आ चुकी है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, यानी कि x प्लस 1/x अगर इससे कैलकुलेट करते तो अंडर रूट के अंदर क्या करते, √12 का स्क्वायर करते और इसमें +4 कर देते। तो यहाँ पर ये 12 प्लस का 4 अंडर रूट के अंदर 16 आता और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4 आई है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये कितना आएगा, ये देखिए 12 अंडर रूट के अंदर ये जो 12 है इसको क्या लिख सकते थे, 3 इंटू में 4 लिख सकते थे, और ये इंटू में 4 था, इसको क्या लिख सकते थे, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते थे, और इंटू में 4 था, यानी कि 4 दूनी 8 अंडर रूट 3, ये आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होता है वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, तो टोटल वोट आप मान लेते 100% थे, यानी कि 100 यूनिट थे, टोटल वोट 100 यूनिट थे। तो यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार ने जो है टोटल डाले गए कुल मतों का 64% प्राप्त कर लिया, यानी कि 64 जो है वोट इसने प्राप्त कर लिया विनर ने, यानी कि 64 विनर ने प्राप्त कर लिया। तो 100 में से 64 घटाएंगे तो बचे किसके, लूज़र के, यानी कि हारने वाले के। तो हारने वाले ने यहाँ पर मान लीजिए 36 वोट जो है प्राप्त कर लिए, क्योंकि 100 में से अब 36 वोट बचे हैं, तो वो यहाँ पर इसने प्राप्त किया लूज़र ने। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कि हारने वाला कितने मतों से हारा, यानी कि ये जीतने वाला जो है कितने मतों से जीता। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते तो ये कितना आ जाता, 28 आ जाता, 28 आ जाता। और यहाँ पर 28 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन में दे रखा था कि 252 मतों से ये यहाँ पर निर्वाचित होता है। तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, 28 वैल्यू की 252 हो जाएगी, यानी कि कितना गुना दे रखा है, 28 नमा 252 होता है, यानी कि 9 गुना दे रखा है। तो टोटल वोटों की संख्या जो है वो भी आपके पास 100 ना होकर 100 का क्या होगी, 9 गुना होगी, यानी कि 900 वोट जो है वो आपके पास टोटल वोट होंगे। नेक्स्ट, y प्लस 1/y बराबर 11 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यानी कि यहाँ से आप y माइनस 1/y कैलकुलेट करते, यानी कि y माइनस 1/y अगर कैलकुलेट करते तो अंडर रूट के अंदर 11 का स्क्वायर करते और -4 कर देते, यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना आता, 121 - 4 अंडर रूट के अंदर 117 आता। और 117 को क्या लिख सकते थे, 13 नमा 117 होता है, यानी कि 9 इंटू में 13 लिख सकते थे, यानी कि 9 का वर्गमूल 3, ये अंडर रूट 13 आ जाता। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते थे, यानी कि यहाँ पर अगर ये y³ माइनस 1/y³ कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये 3 अंडर रूट 13 जो था इसका क्यूब करते और ये प्लस में करते 3 इंटू में अंडर रूट 13, यहाँ से 3 का क्यूब कितना आता, 27, और इंटू में 3, 27 3 81 होता है, यानी कि यहाँ पर ये 27 आ जाता, 3 का क्यूब 27 और 1 सेकेंड 27, ये 27 आ जाता, ठीक है, 3 का क्यूब। और ये 13 अंडर रूट, ये यहाँ पर 13 अंडर रूट 13 आता, और ये प्लस के अंदर ये देखिए 3 गुणा यहाँ पर 3 ये रह गया था, यानी कि 3 गुणा 3 यानी कि 9 अंडर रूट 13 ये आता। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते तो 27 3 81 का 1 हासिल आती 8, और 27 8 35, यानी कि 351 अंडर रूट 13 ये हो गया, और प्लस के अंदर 9 अंडर रूट 13 ये हो गया, यानी कि ये ओवरऑल देखते तो यहाँ पर 360 अंडर रूट 13 आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, एक वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है, तो वर्त की त्रिज्या की माप आपको कैलकुलेट करनी थी। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना था, यानी कि θ/360 पाई r² वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते। तो थीटा यहाँ पर 45 दे रखा है, बट्टे 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r², क्योंकि अब यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी थी। और ये क्षेत्रफल आपको दे रखा था 88, यानी कि यहाँ से 22 से काटते तो ये 4 बार कट जाता, और ये 9 से काटते 9 पंजे 45, और ये 9 चौके 36, यानी कि बट्टे में 40 आ जाता। ये 5 से काटते ये यहाँ पर 8 बार कट जाता, यानी कि यहाँ पर बट्टे के अंदर 8 इंटू में 7 7 8 56 बचा, r² बराबर 4 इंटू में ये 56 आया। और 56 को क्या लिख सकते थे, 14 4 56 होता है, यानी कि 4 इंटू में 14 लिख सकते थे। वर्गमूल करते दोनों साइड तो r बराबर कितना आ जाता, इसका 2 हो जाता, इंटू में इसका भी 2 हो जाता, और अंडर रूट
14 हो जाता, यानी कि 4√14 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, एक राशि 50% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाती है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना था। और यहाँ पर देखिए ये 50% प्रिंसिपल यहाँ पर मान लीजिए पी था और ये 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। टाइम आपको कैलकुलेट करना था और डिवाइड करते 100 से, तो ये जो ब्याज आता वो कितना आता। देखिए राशि यहाँ पर स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जानी चाहिए। हम यहाँ पर 4 गुना पर कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मान लीजिए अमाउंट जो है वो 4p हो जाता है और इसमें से p कटाते थे, यानी कि ब्याज आता, और ब्याज कितना आता 3p, और ये बराबर हो जाता 3p के। यहाँ से p से ये p कट जाता, ये 50 से ये 2 बार कटा और ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ t इंटू में, t बराबर कितना आ जाता 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष आ जाता। अब ये तो यहाँ पर हमने 4 गुना किया था, यानी कि ये आपके पास राशि जो थी 4 गुना की थी। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 4 गुना से अधिक, यानी कि 4 गुना से अधिक हो जाती है और पूर्ण वर्षों में यहाँ पर आपको बताना था। यानी कि ऐसा नहीं है कि 6.5 वर्ष बता देंगे, यानी कि 6 के बाद कौन सा वर्ष आएगा, 7 वर्ष आएगा, यानी कि 6 के बाद 7 वर्ष जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। और यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रखा था आंसर की में, इसका सॉल्यूशन जो कर रहा था उसने यही गलती की थी कि उसने 6 वर्ष जो है वो करेक्ट किया था, और बट यहाँ पर 7 वर्ष जो है वो आंसर करेक्ट था। तो क्वेश्चन को ढंग से यहाँ पर पढ़ना था। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना था, साइन ए और प्लस साइन बी अगर दे रखा हो तो ये बराबर होता है आपके पास 2 साइन ए प्लस बी और बटे 2 इंटू में कोस ए माइनस बी बटे 2, कोस ए माइनस बी बटे 2। हालांकि आपको ये पता होगा। और यहाँ पर देखिए अगर ए बराबर हम मान लेते 75 डिग्री, ए बराबर यहाँ पर 75 डिग्री रखते और बी बराबर हम यहाँ पर 15 डिग्री रखते, तो ये बराबर किस क्या आता, यानी कि 2 इंटू में ये क्या हो जाता साइन, और यहाँ पर 75 और प्लस ये 15 करते तो 90 डिग्री और बट्टे में 2 करते तो ये 45 डिग्री आ जाता। और इंटू में यहाँ पर देखिए ये ए जो है 75 डिग्री और माइनस 15 डिग्री करते तो ये ऊपर 60 डिग्री, यानी कि कोस 60 डिग्री बट्टे 2 करते तो 30 डिग्री आ जाता। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी थी, यानी कि 2 इंटू में 1 बट्टे √2 इंटू में ये आपके पास होता है √3/2, और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाता, ऊपर बचा √3 और बटे में √2, यानी कि √3/2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिया गया वर्तन चित्र 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या जो है वो आपको दे रखी है 6000। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्कूल एम और क्यू में लड़कों की संख्या के बीच का अंतर आपको दे रखा है 1660 है। तो एम का यहाँ पर देखिए एम का ये 34% और क्यू में लड़कों की संख्या, यानी कि क्यू में यहाँ पर देखिए 8%, इनका डिफरेंस करते यानी कि 34% में से अगर 8 घटाते तो ये आपके पास कितना आता 26% आता। और यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से अगर कैलकुलेट करते, ये देखिए केंद्र पर यहाँ पर टोटल 100% होता है, यानी कि 100% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई थी 6000 दी गई थी, क्वेश्चन में यहाँ पर 6000 दी गई थी। तो 1% की अगर वैल्यू कैलकुलेट करते तो ये कितनी हो जाती है 60 हो जाती है, दोनों साइड 100 का डिवाइड कर देते, यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट करते 26 इंटू में 60 तो 26 के आपके पास यहाँ पर कितना होता है ये 156 होता है, और आगे एक 0 लगा दीजिए, यानी कि 1560 जो है वो आपके पास आता। बट यहाँ पर 1660 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड चेक करते हैं, तो सेकंड में यहाँ पर दे रखा है स्कूल जे के और एल में लड़कों की संख्या का योग जो है वो 2400 है। तो ये भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लीजिए, यानी कि यहाँ से अगर एल ये जे के एल यहाँ पर इन सभी का टोटल करते हैं, यानी कि 12 + 6 करते, 12 + 6 करते प्लस 22 करते, तो यहाँ पर ये 18 और ये 30 40 हो रहा है, यानी कि टोटल 40% हो रहा है। 1% की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी 60, यानी कि यहाँ पर 60 रखते तो ये 2400 आपके पास आंसर आता। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2400 दे रखा है, तो यानी कि केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इनका चतुर्थ समानुपाती कैलकुलेट करना था। ये मान लीजिए x था, यहाँ पर इसका मतलब है कि 7 का 15 के साथ जो रेशियो है वही रेशियो 21 का x के साथ है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते तो ये 7 × 21, ये एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, x बराबर 15 3 45 आपके पास आ जाता, यानी कि इनका चतुर्थानुपाती जो है वो 45 है। नेक्स्ट देखें,
एक किराने की दुकान ₹500 और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है। ₹250 से अधिक लेकिन 500 से कम मूल्य की खरीद पर 5% की छूट दी जाती है। तत्काल नकद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। यदि कोई ग्राहक ₹30 प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्कुट खरीदता है तो उसे कितना नकद भुगतान करना होगा। अब यहाँ पर देखिए ₹30 के प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट खरीदता तो टोटल करते हैं यानी कि 25 इंटू में 30 यानी कि टोटल यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते 25 इंटू में 30 करते तो ये टोटल कितना हो जाता, ये 750 हो जाता। यानी कि 750 का उसने सामान खरीदा। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास ये वाली छूट मिलती यानी कि 10% की छूट मिलती क्योंकि 500 से अधिक का सामान था। यानी कि 750 पर 10% की छूट मिली। यानी कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 पर 1 की छूट 9/10 इसका कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 250 से अधिक लेकिन 500 से कम यानी कि 500 से कम ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तत्काल नकद भुगतान पर 1% की छूट, ये वाली छूट इसको मिलेगी यानी कि 1% की छूट यानी कि 99/100। ये आपके पास यहाँ पर 99% इसका कैलकुलेट करते तो ये आपके पास यहाँ पर इसको सॉल्व करते तो आपके पास आंसर आ जाता है। यानी कि यहाँ से ये 0 से ये 0 कट जाता, 25 से 25 3 75 और ये 25 4 100। ऊपर मल्टीप्लाई कराते 9 9 81 का 1 हासिल आती है आपके पास 8 और 9 9 81 8 कितना होता, 81 8 है ये 89 यानी कि 891 हो जाता। और ये इंटू करना था यानी कि 3 और बट्टे में 4 और यहाँ पर ये 3 है कम 3 और 9 त्रिका 27 और हासिलाती 2 8 त्रिका 24 और 2 26 यानी कि आपके पास आता और डिवाइड करते 4 से तो आपके पास आंसर आ जाता है। यानी कि 4 6 चौके 24 6 बार गया भाग और 2 बचा, उतारेंगे 7 फिर से 6 चौके 24 और यहाँ पर 3 बचा और उतारेंगे 3 और 7 चौके 28 8 चौके 32 यानी कि 8 बार भाग गया। तो ये आपके पास ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाता यानी कि 668.25 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, एक घन की भुजा की लंबाई आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन पूछा गया था। तो यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछले शिफ्ट के अंदर करवाया था। यहाँ पर अगर हम एक घन बनाते, अब देखिए घन यहाँ पर बनाते तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर घन बनाकर नहीं दिखा सकता। यहाँ पर 3D इमेज के अंदर जो है घन आप अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि ये जो है बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है ये 2D है। हालांकि मैं समझा तो यहाँ पर दूंगा बट यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई बॉक्स पड़ा है, ठीक है, और इसको आप साइड से देखेंगे तो ये एक वाला पृष्ठ यानी कि एक साइड का पृष्ठ आपको दिखाई पड़ेगा और इसके अंदर से यहाँ पर एक गेंद काट कर निकालनी है और वो सबसे बड़ी गेंद निकालनी है। तो उसका आयतन आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए इसकी भुजा आपको दी गई थी 1.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो है इसका आयतन कैलकुलेट करना था। यानी कि इसके अंदर सबसे बड़ी गेंद निकालें, अगर सबसे बड़ी से बड़ी गेंद निकालें तो आपको पता है कि इस गेंद का जो व्यास है, इस गेंद का व्यास जो है इस यहाँ पर वर्ग की जो है भुजा यानी कि ये घन की भुजा जो है इसके बराबर रखना होगा और इसके बराबर रखना होगा। यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी यानी कि इसमें 2 का भाग देंगे तो 0.7 यहाँ पर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसका आयतन पूछा गया था। यानी कि आयतन का फॉर्मूला होता है घन गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r³ यानी कि r यहाँ पर 0.7 है तो 0.7 इंटू में 0.7 इंटू में 0.7 यहाँ से पॉइंट हटाते तो बट्टे में 10 आता, यहाँ से पॉइंट हटाते तो ये बट्टे में 10, यहाँ से पॉइंट हटाते तो ये भी बट्टे में 10 यानी कि आपके पास 7 से ये 7 कट जाता। और इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा कुछ काटा पीटी नहीं करेंगे, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। अब ये देखिए 22 या 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी कि 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 को 22 से गुणा करा लेते हैं, 22 9 198 होता है, 8 आएगा, हासिल आएगी 19, 22 चौके 88 और 19 कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। और ये इंटू करना था 4 और बट्टे में ये 3 इंटू में ये 1000। अब ऊपर 4 से और मल्टीप्लाई करा देते हैं यानी कि ऊपर कितना आ जाता 8 चौके 32 हासिल आती 3 और ये 7 चौके 28 और 3 31 और ये 4 का 4 और बट्टे में 3 इंटू में ये 1000। अब 3 से भाग कर दीजिए, जहाँ पर दशमलव है उसको यहाँ पर 3 स्थान आगे ले आएंगे क्योंकि बट्टे में 1000 भी है तो यहाँ पर 3 से भाग करते तो 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर भाग एक बार गया तो यहाँ पर भाग एक बार गया तो इसमें आपको एक ही आंसर दिखाई पड़ रहा है। इतना ही करके आप इसको टिक कर सकते हैं बट इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 4 त्रिका 12
और फिर यहाँ पर 1 बचा, और ये 3 त्रिका 9 3 बार गया, और फिर 2 बचा, 7 त्रिका 21। तो इस तरह से जाएगा भाग, और यहाँ पर दशमलव आता, बट बट्टे में क्या था, 1000 था, यहाँ पर 3 दशमलव स्थान आगे लाएंगे तो यहाँ पर ये दशमलव आता, और लगभग में इसको करके लिखते तो ये 1.44 इसको लिख सकते थे, यानी कि 1.44 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसे ठोस गोलों की संख्या कितनी है जिन्हें पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर उन गोलों की, यानी कि ठोस गोलों की संख्या मैं मान लेता हूँ n थी, और इनका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू में पाई r क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये व्यास दे रखा है, यानी कि छोटे गोले जो हैं उनका व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 3 इंटू में 3 करते ये आपके पास r क्यूब हो गया, और ये बराबर होता है इस बेलन के आयतन के बराबर, यानी कि ये बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² होता है, यानी कि पाई इंटू में यहाँ पर देखिए ये r, यहाँ पर ये व्यास दे रखा है बेलन का, तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर रखते तो ये 2 इंटू में हाइट इसकी दे रखी है कितनी, 90 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर ये 3 से ये 3 कट जाता, पाई से ये पाई कट रहा है, और ये 4 से ये 4 कट गया, और ये 3 त्रिका 9 होगा, यानी कि 10 बार कट जाएगा, तो इधर n बचा, और ये बराबर क्या आया, 10 है, यानी कि n बराबर जो है 10 आएगा आपके पास, यानी कि ठोस गोलों की संख्या जो है वो 10 थी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो है इसको डिवाइड करके बताना था कि शेषफल कितना बचेगा। देखिए 19 की पावर 19 जो है इसको डिवाइड करते 18 से। अब देखिए 18 को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, यहाँ पर ये प्लस के अंदर 20 और ये बट्टे में 18। अब यहाँ पर एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर हम 18 ये 19 को डिवाइड करते हैं, 19 को नॉर्मली 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल बचेगा, यानी कि एक शेषफल बचेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, ऊपर पावर 19 है तो ये 1 की पावर 19 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये शेषफल कितना बचेगा, 2 का बचेगा, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा और ये प्लस 1 की पावर 19 यानी कि 1 ही होगी, और प्लस के अंदर ये 2 था, यानी कि आंसर आपके पास 3 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न विश्वविद्यालय में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। विश्वविद्यालय ए में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का विश्वविद्यालय एफ में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है। तो ए में यहाँ पर 275 दे रखा है और एफ में यहाँ पर 170 दे रखा है। तो 275 का 170 के साथ रेशियो कैलकुलेट करना था, यानी कि 5 से इसको काटते तो ये 5 पंजे 25 और ये 5 पंजे 25, यहाँ से 5 त्रिका 15 और ये 5 चौके 20, यानी कि 55 रेशियो 34 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 5 कंपनी में सेल्समैन की संख्या को दर्शाती है। तो C2 C4 C5 में सेल्समैन की औसत संख्या कैलकुलेट करनी थी। C2 देखना था, C4 देखना था, C5 देखना था, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर 10 है और ये प्लस का 5 है, प्लस का 15 है, इनको ऐड करते और डिवाइड कर देते 3 से, यानी कि ये 30 हो रहा है ऊपर, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करते तो ये 10 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सभी चुनावों को मिलाकर दल आर और दल क्यू द्वारा जीती गई सीटों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना था। तो यहाँ पर ये आर ले लीजिए और ये क्यू ले लीजिए। अब यहाँ पर किसी में से भी माइनस कर दीजिए। अगर आपके पास आंसर नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव चिन्ह को नेगलेक्ट करना है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर जो शेषफल बचता है वो प्लस में आता है तो वो तो आपका आंसर होना ही है। अब यहाँ पर मैं आर में से माइनस कर रहा हूँ क्यू को, आर में से क्यू को माइनस किया तो यानी कि 90 में से 80, ये 90 में से 80 को मैंने माइनस किया, यानी कि कितना बचा, 10 बचा प्लस का। और यहाँ पर ये 80 में से 90 माइनस किया, यानी कि यहाँ पर ये माइनस का 10 बचा। और यहाँ पर ये 100 में से ये 60 माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचा, प्लस का 40 बचा। और यहाँ पर ये 50 में से 70 माइनस किया तो माइनस का 20 बचा। और यहाँ पर जो है ये 80 में से 76 माइनस किया, यानी कि प्लस का 4 बचा। और यहाँ पर जो है ये 65 में से 70 माइनस किया तो माइनस का यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ से इसको सोल्व करते तो 10 से 10 कट जाता और ये यहाँ पर 20 बचता, 20 माइनस 1 यानी कि 19 जो है वो आपके पास यहाँ पर राइट आंसर आता। अगर आप यहाँ पर देखिए क्यू में से, मैंने आर में से क्यू को घटाया, अगर आप यहाँ पर क्यू में से आर को घटाते तो माइनस 19 आंसर आता, बट वहाँ पर आपको 19 ये माइनस जो है ये चिन्ह जो है नेगेटिव चिन्ह जो है उसको नेगलेक्ट करना था, यहाँ पर आंसर 19 आता। नेक्स्ट देखिए, ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 6, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पर देखिए, ए दे रखा था कि 6 दिन में कार्य करता है, बी दे रखा था
10 दिन में कार्य कर सकता है, और सी दे रखा था 15 दिन में कार्य कर सकता है। तीनों का एलसीएम लेते हैं, यानी कि एलसीएम 30 आता, और यहाँ पर ये 5 आ जाता, और इसकी क्षमता 5 यूनिट, और इसकी क्षमता 3 यूनिट, और इसकी क्षमता 2 यूनिट। इस तरह से इनकी क्षमताएं आ जाती। क्वेश्चन में बोला गया था कि ये तीनों मिलकर 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि तीनों मिलकर ये जो है 2 दिन तक कार्य करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद सी छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर ए प्लस का बी प्लस का सी जो है ये तीनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। बाद में 2 दिन बाद में ये सी छोड़कर काम चल जाता है, काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि यहाँ पर ए और बी बचेंगे। अब ये ए और बी जो हैं ये मान लीजिए टी समय तक कार्य करते हैं, और टोटल वर्क जो है ये यहाँ पर 30 वर्क का था, यानी कि 30 यूनिट का था, यानी कि 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी रखते, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, और बी की 3, और ये 2, यानी कि ये 5 और ये 3, यानी कि ये आपके पास कितना आता 8T आता। यहाँ से ये आपके पास 8T हो जाता, और ये बराबर यहाँ पर देखिए 5 3 8 8 और 2 10, और 10 2 20, यानी कि 30 में से 20 माइनस करते तो ये यहाँ पर 10 बच जाता, यानी कि टी बराबर कितना आता 10/8 आता। यानी कि यहाँ से ये आपके पास 5/4 आ जाता, यानी कि 4 का भाग देते तो 1 सही 1/4 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि एस संख्याओं का औसत r की पावर 4 है और r संख्याओं का औसत s की पावर 4 है, तो सभी r प्लस एस संख्याओं का औसत क्या ज्ञात करना था। यानी कि क्वेश्चन जितना देखने में डरावना सा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। यानी कि यहाँ से ये आपके पास दे रखा था r की पावर 4, ये r संख्याओं का औसत था, यानी कि यहाँ पर ये s संख्याओं का औसत था। r की पावर 4 जो है ये s संख्याओं का औसत था, और यहाँ पर ये s की पावर 4 जो है ये यहाँ पर r संख्याओं का औसत है, यानी कि यहाँ पर s की पावर 4 जो है ये r संख्याओं का औसत है। तो ये आपके पास कुल यहाँ पर जो है इनका योगफल आ जाता है। इनको यहाँ पर टोटल करते तो प्लस कर देते, और बट्टे में यहाँ पर ये कुल संख्या कितनी है, ये s है, ये s है, और ये r है, यानी कि s प्लस r है, r प्लस s संख्या है। अब यहाँ पर ये s प्लस r है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता, और इसको सॉल्व करना था। यानी कि ऊपर से r, ये आपके पास यहाँ पर r s कॉमन लेते तो ऊपर क्या बच जाता ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर ये r का क्यूब बच जाता, s बाहर आ गया था, और ये प्लस के अंदर यहाँ पर s का क्यूब बच जाता, यानी कि r बाहर गया था, और यहाँ पर बट्टे के अंदर क्या था s प्लस का r था। अब ऊपर r क्यूब प्लस s क्यूब वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बाहर क्या है rs है, और ब्रैकेट के अंदर ये r प्लस s आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर, और ये माइनस के अंदर rs आ जाता, और ये बट्टे के अंदर क्या आता ये s प्लस का r था, यानी कि यहाँ पर ये s प्लस का r s प्लस r से कट जाता, और बचता क्या rs बचता, और इनटू में r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर, और ये माइनस के अंदर rs, और यही आपके पास आंसर था। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो tan C माइनस कोट B का मान आपको कैलकुलेट करके बताना था। यानी कि यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचता बिंदु A से यहाँ पर BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचता, ये मान लीजिए AD है, ठीक है, AD है, तो यहाँ पर ये 5 दे रखा था, ये भी 5 दे रखा था, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर थी। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अगर मैं खींचता तो ये इसको बराबर बराबर भागों में यानी कि 4-4 में बांट देता। टोटल आपके पास ये 8 थी तो 4-4 में बंट जाती। अब यहाँ से AD भुजा की आप लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई से ही त्रिभुज में आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर करते, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर करते और माइनस करते 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर कितना बचता 9 बचता, और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि यहाँ पर AD जो है वो आपके पास 3 आ चुका है, 3 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर एंगल ये वाले देखने थे, एंगल C देखना था, क्योंकि यहाँ पर tan C था और ये tan कोट B था, यानी कि एंगल C देखना था और ये B देखना था। B के सामने वाला लंब, ये वाला आधार, C के सामने वाला लंब और ये वाला आधार। तो यहाँ पर ये tan C माइनस कोट B अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर tan C कैलकुलेट करते तो ये कितना आता, देखिए tan C यानी कि यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है और बटे में आधार कितना है 4 है, माइनस करते कोट B यानी कि यहाँ पर आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब, यहाँ पर आधार कितना है 4 का है और बटे में लंब यानी कि 3 है, और यहाँ पर एलसीएम लेते तो कितना आता 12 आता। ऊपर यहाँ पर 3 त्रिका 9 माइनस 4 चौका 16, यानी कि ऊपर कितना बच रहा है माइनस का 7 बच रहा है और बटे में 12, यानी कि माइनस का 7/12 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता।
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो कोसेक थीटा का मान आपको कैलकुलेट करना था। तो सिंपल था, यानी कि यहाँ पर आप दोनों साइड स्क्वायर करते, दोनों पक्षों में क्या करते, स्क्वायर करते, तो यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता, और प्लस के अंदर क्या हो जाता, कोट स्क्वायर थीटा हो जाता, और ये प्लस के अंदर 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा इनटू में कोट थीटा, और ये बराबर 2 का भी स्क्वायर होता है, यानी कि ये बराबर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ग करने पर, दोनों साइड क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये कोट स्क्वायर आपको दे रखा है, यानी कि आपको कोसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो इसको क्या करते, कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते थे। यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिखते तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाता, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये -1 जो था इसको मैं बराबर के साइड में पहुंचा देता हूँ, यानी कि +1 हो जाता, यानी कि बराबर की साइड में क्या हो जाता, प्लस का 5 हो जाता कोसेक थीटा ये, और इनटू में कोट थीटा, और ये बराबर 5 आ जाता। अब यहाँ से देखिए 2 कोसेक थीटा आप क्या ले लेते, कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2 कोसेक थीटा अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता, कोसेक थीटा बचता प्लस का कोट थीटा बचता, और ये बराबर क्या था, 5 के था। यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में 2 दे रखी थी, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू आप क्या रखते, 2 रखते, तो ये आपके पास क्या आ जाता, 2 इंटू में 2, यानी कि 4 कोसेक थीटा हो जाता, 4 कोसेक थीटा हो जाता बराबर 5, यानी कि कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाता, कोसेक थीटा बराबर आ जाता 5/4। यही आपसे पूछा गया था, यानी कि 5/4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। a³ + b³ + c³ बराबर 3abc है, तो यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था कि a³ + b³ + c³ -3abc बराबर होता है आपके पास a प्लस का b प्लस का c और इनटू में a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस के अंदर ab माइनस के अंदर bc माइनस के अंदर ca, ये वाला जो है फॉर्मूला होता है। और यही फॉर्मूला बराबर होता है 1/2 इंटू में a प्लस का b और प्लस का c, और इनटू में होता है a माइनस का b का होल स्क्वायर, और ये प्लस के अंदर b माइनस c का होल स्क्वायर, और ये प्लस के अंदर c माइनस a का होल स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाले फॉर्मूले से ही यहाँ पर बनाया गया है, इस वाले ब्रैकेट को जो है यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, बाकी यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था कि यदि यहाँ पर a + b + c बराबर 0 होता है, या फिर a बराबर b बराबर c होता है, तब जो है 2 केस आपके पास होते हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर ये वाला कि a³ + b³ जो है, a³ + b³ + c³ जो है ये बराबर क्या हो जाता है, यानी कि 3abc के हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो है आपसे पूछा गया था, यानी कि यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट होता और ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट होता। अगर क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर बाध्य करना था तो क्वेश्चन में इसको मेंशन करना था कि a ≠ b ≠ c, यानी कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया गया होता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता। अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है ये दोनों ही आपके पास यहाँ पर करेक्ट होते। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी 2 गायों को ₹15,640 प्रत्येक में बेचता है, एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि आपको कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर देखिए आप इसको कैलकुलेट करते, देखिए यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट और बताना चाहता था, यानी कि यहाँ पर अगर a बराबर b बराबर c है तो यहाँ पर जो है ये बराबर हो रहा था 2 के, यानी कि कंडीशन नंबर 2 है a² + b² + c²। अगर ये बराबर हो जाता है ab प्लस का bc प्लस का ca, यानी कि यहाँ पर अगर ये बराबर इसके हो जाता है तो यहाँ पर ये तभी बराबर होगा जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन सही होगी, a बराबर b बराबर c, यानी कि यहाँ पर a की जगह b रखेंगे तो ये b² बन जाएगा, और b की जगह c रखेंगे तो c² बन जाएगा, और c की जगह a रखेंगे तो ये a² बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये बराबर आ जाता है एक दूसरे के, यानी कि ये वाली शर्त जो है इस वाली कंडीशन पर शर्त होती है, यानी कि ये आपको यहाँ पर ये भी नोट करके रखना था। नेक्स्ट देखें,
एक आदमी 2 गायों को यहाँ पर 15,640 प्रत्येक में बेचता है, 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ पर देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहाँ पर पता होगा कि 3/20 होता है, 3/20 यानी कि 20/3 का प्रॉफिट उसको चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट गाय की बात करूं, यानी कि फर्स्ट गाय की बात करूं, तो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 20। यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 3 इसको अधिक में बेचना पड़ेगा, 3 यूनिट इसको अधिक में बेचना पड़ेगा, यानी कि 23 उसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस रहा होगा। और 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, यानी कि ये प्रत्येक गाय 15,640 में बिक रही है, यानी कि 15,640 दे रखा है। तो 23 का इसके अंदर भाग लगाते तो यानी कि ये कितना गुना दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 23 पंजे 115 होता है और 23 छिके 138, यानी कि ये आप यहाँ पर 23 का भाग लगाते तो 23 छिके 138, यानी कि इसमें 6 बार भाग चला जाता और शेषफल कितना बचता, ये 12 और 18 का बचता। और 23 यहाँ पर 23 छिके 138 और 23 सत्ते होता है आपके पास 184 और 23 सत्ते 161 होता है, 23 अट्ठे 184 होता है। तो यहाँ पर ये 23 अट्ठे यानी कि 23 8 बार, यानी कि 8 बार और भाग चला जाता है, यानी कि आगे एक 0 था तो यहाँ पर ये 680 गुना दे रखा है। तो ये भी आपके पास इसका कॉस्ट प्राइस भी कितना होता है, ये 20 ना होकर ये कितना होता, यानी कि 680 गुना हो जाता, यानी कि 680 से इसको गुना करते तो ये 8 दूनी का 16 हासिल 1 6 दूनी 18 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 136, यानी कि 13,600 की गाय जो है यहाँ पर 13,600 की गाय जो है वो कितने में बेची जा रही है, 15,640 में। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 400 ये और यहाँ पर 1640 वो, यानी कि 2040 अधिक में बेची जा रही है, 2040 अधिक में बेची जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड गाय यानी कि दूसरी गाय का अगर कैलकुलेट करते, सेकंड काउ यानी कि दूसरी गाय का अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 20 था तो 3 का यहाँ पर लॉस होगा, यानी कि 15% की हानि हो रही थी। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर इससे 3 यूनिट कम करके रखना होगा, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी थी, 15,640। इसमें 17 का भाग देते तो 17 नमा 153, यानी कि बचा शेषफल 3 और उतारेंगे 4 और 17 दूनी 34 और ये 0, यानी कि 920 गुना दे रखा। तो कॉस्ट प्राइस इसका यहाँ पर भी क्या होता, यानी कि ये भी 20 ना होकर 920 गुना होता, ये 920 गुना होता। यहाँ पर ये 2 दूनी का 4 9 दूनी का 18, यानी कि 184 और ये 2 0 आगे लगा देते, यानी कि 18,400 की गाय कितने में बेची जा रही है, 15,640 में बेची जा रही है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, यानी कि 600 ये। अब यहाँ पर देखिए ये कितने का लॉस हो रहा है, ये यहाँ पर 360 ये और ऊपर 2400 और 360, यानी कि 2760 का यहाँ पर ओवरऑल प्रॉपर यहाँ पर लॉस हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये लॉस इसको ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर ये लॉस होगा, यहाँ पर इसको कुल मिलाकर क्या होगा, लॉस होगा। तो ये लाभ वाले तो यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब लॉस वो कितना होगा, यहाँ पर देखिए माइनस का 2760 और यहाँ पर ये प्लस का 2040। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये माइनस का कितना बचेगा, 720 बचेगा, यानी कि 720 का यहाँ पर लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी आपको ढंग से समझ में आए होंगे। तो ये था आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।